Hello everyone, welcome to the Learning Platter CS for the 30 days crash course related to UGC NET June 2022. Our subject is Computer Science and the first unit is Discrete Mathematics and Optimization. सबसे पहले हम ये यूनिट कर रहे हैं अभी डिस्कस। ये जो आप देख रहे हैं ये डे 3 की सेकेंड क्लास है, ठीक है। इससे पहले जो क्लासेस हुई हैं उसमें देख लीजिए हमने क्या क्या डिस्कस किया, उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया मैथमेटिकल लॉजिक, सेकंड क्लास में हमने डिस्कस किया सेट्स थ्योरी और साथ में थर्ड क्लास में हमने डिस्कस किया रिलेशंस। अभी ये हमारी फोर्थ क्लास है जो हम थर्ड डे पर सेकंड क्लास ले रहे हैं, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे काउंटिंग प्रिंसिपल्स अभी, ठीक है। काउंटिंग डिस्कस करेंगे जिसमें बेसिकली हमारे पास आ जाएगा बेसिक्स ऑफ काउंटिंग, देन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं सेट्स में ऑलरेडी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहेंगी आपकी इस क्लास में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। सबसे पहले देख लेते हैं बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल, जिसे जर्नल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी कहा जाता है या फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल भी बोलते हैं। इसे हम क्यों यूज़ करते हैं और ये प्रिंसिपल क्या है। तो देखिए ये प्रिंसिपल को हम कब यूज़ कर रहे हैं, जब हमें काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन अ सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन हमें दी गई है उसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमें जानने हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, काउंटिंग प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। अभी ये प्रिंसिपल क्या कहती है, इट स्टेट्स दैट इफ देयर आर एन वेज ऑफ डूइंग समथिंग, अगर किसी काम को करने के, किसी एक्शन को परफॉर्म करने के एन वेज हैं और एम वेज हैं डूइंग अनदर थिंग आफ्टर दैट, अभी किसी और काम को करना है इसके बाद, ठीक है, तो उसको करने के एम वेज हैं, ठीक है। इफ देयर आर एन वेज ऑफ डूइंग समथिंग एंड एम वेज ऑफ डूइंग अनदर थिंग आफ्टर दैट, then there are total n into m ways to perform both of these actions। तो हमारे पास टोटल कितने वेज हो जाएंगे, n into m वेज हो जाएंगे उस काम को करने के, उन दोनों कामों को, ठीक है ना। इसी तरह से इसे हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक और काम दे दिया जाता है, ठीक है, अगर वो p है, उसे p काम है, उसको p वेज है अगर उसे परफॉर्म करने के, तो वो क्या हो जाएगा, n into m into p हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास, ठीक है। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। तो देखिए आप कहीं आउटिंग के लिए गए और आपके पास मील्स में ऑप्शन है, ये 3 ऑप्शंस है, बर्गर, पिज़्ज़ा या हॉट डॉग आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास कितने वेज हो गए, 3 वेज हो गए। और ड्रिंक्स में से आप चूज़ करना चाहते हैं इसके साथ ही, ठीक है। तो ड्रिंक्स में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, तो कितने वेज हैं आपके पास, 2 वेज हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल हमारे पास टोटल वेज कितने हैं, 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो देखते हैं क्या क्या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। तो देखिए बर्गर के साथ हो सकता है आप वाटरमेलन ड्रिंक लें या बर्गर के साथ आप ऑरेंज ड्रिंक लें, और इसी तरह से पिज़्ज़ा के साथ भी आप वाटरमेलन ड्रिंक ले सकते हैं और ऑरेंज ड्रिंक ले सकते हैं। हॉट डॉग के साथ भी आप वाटरमेलन ड्रिंक ले सकते हैं और ऑरेंज ड्रिंक ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आप जाते हैं तो आप क्या ऑर्डर करेंगे, ठीक है। तो आपके पास टोटल कितने वेज हो गए, 6 वेज हो गए, इसमें से जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं उसके, ठीक है। 1 मील आप ले रहे हैं और 1 जूस ले रहे हैं, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं। अ पर्सन वांट्स टू गो फ्रॉम स्टेशन पी टू स्टेशन आर वाया स्टेशन क्यू, ठीक है। पर्सन है वो पी से आर पर जाना चाहता है, वाया क्यू जाना चाहता है, ठीक है, वाया क्यू जाना चाहता है। अभी उसके पास कितनी ऑप्शंस है, देयर आर 4 रूट्स फ्रॉम पी टू क्यू एंड 5 रूट्स फ्रॉम क्यू टू आर। तो अभी वो P से Q तक कितने रूट्स हैं उसके पास अवेलेबल, 4 रूट्स हैं अवेलेबल, और Q से R कितने रूट्स अवेलेबल हैं उसके पास, 5 रूट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो P से Q उसके पास कितने रूट्स अवेलेबल हैं, 4, और Q से R कितने रूट्स अवेलेबल हैं, देखिए 5 रूट्स अवेलेबल हैं। तो अब इस वाले रूट को अगर चूज करता है तो आगे फर्दर उसके पास 5 रूट्स अवेलेबल हैं। इसी तरह से हर रूट के साथ यहाँ पे नेक्स्ट 5 रूट्स अवेलेबल हैं। तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, 4 इंटू 5 दैट इज 20, ठीक है। कितने वेज हो जाएंगे उसके पास, टोटल वेज कितने हो जाएंगे जिसमें वो ट्रैवल कर पाए P से R तक, 20 वेज। इसी तरह से अ कॉलेज ऑफर्स 6 कोर्सेज इन द मॉर्निंग एंड 4 इन द इवनिंग। द पॉसिबल नंबर ऑफ चॉइसेस विद द स्टूडेंट इफ ही वांट्स टू स्टडी 1 कोर्स इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द इवनिंग। तो देखिए अभी स्टूडेंट के पास टोटल कितने वेज हो जाएंगे, कितने वेज हैं कि वो स्टडी कर सके, एक कोर्स इसमें से चूज करना है और एक कोर्स इवनिंग वाले में से चूज करना है। तो कितने टोटल वेज हो जाएंगे, 6 + 4 नहीं होगा क्योंकि उसे दोनों को चूज करना है,
ठीक है, अगर कोई एक कोर्स चूज करना हो तो उसके पास कितने ऑप्शंस हो जाएंगे, 6+4। लेकिन अब उसे क्या करना है, एक कोर्स मॉर्निंग का चूज करना है और देखिए एक इवनिंग का करना है, तो उस केस में कितना होगा, 6 × 4 होगा, दैट इज 24। तो 24 होगा। अगर वो कहता है इसी क्वेश्चन में कि कॉलेज ये ऑफर कर रहा है और स्टूडेंट को कोई एक कोर्स चूज करना है, तब हम फर्स्ट वाली आउटकम और सेकंड वाले वेज, जो फर्स्ट के वेज हैं और सेकंड के वेज ऐड करेंगे। अभी उसको दोनों में से चूज करना है, एक काम के बाद दूसरा काम है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम दोनों ही वेज को, सो दैट इज 6 × 4 24। तो देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं। तो अगर आप एक न्यू कार परचेज करना चाहते हैं तो आपके पास 2 बॉडी स्टाइल्स हैं, ठीक है, 2 बॉडी स्टाइल्स हैं, कोई भी आप दोनों में से चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास 5 कलर्स ऑप्शंस हैं, ठीक है, 5 कलर्स में से चूज कर सकते हैं और 3 मॉडल्स हैं, ठीक है, अभी डिफरेंट 3 मॉडल्स अवेलेबल हैं। अब आपके पास टोटल कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं, ठीक है, 2 तो ये हो गई, इसके साथ इसका मतलब इसके साथ भी आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। आगे फर्दर इसमें भी 3 ऑप्शन, इसमें भी 3 ऑप्शन, इसमें भी 3 ऑप्शन, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, है ना। तो इसके लिए अभी आप सारे कॉम्बिनेशंस बिठाओ, तो उसकी बजाय हम क्या सीधा ही फॉर्मूला लगाएंगे और टोटल ऑप्शंस क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। सो टोटल ऑप्शंस क्या हो जाएंगी, 2 × 5 × 3। So it will be 2 × 3 2 × 5 × 3. So it is 30। टोटल उसके पास कितनी ऑप्शंस हैं, 30 ऑप्शंस हैं। वो कौन सी कार परचेज करता है उसके पास 30 ऑप्शंस हैं, 30 में से कोई एक चूज करेगा, ठीक है। हो सकता है वो इसे चूज करे और इस कलर के साथ जाए और GL मॉडल ले, ठीक है, या हो सकता है वो इसे चूज करे और कलर ब्लैक ले और इस वाले मॉडल के साथ जाए, ठीक है। तो इस तरह से टोटल ऑप्शंस उसके पास कितनी हो जाएंगी, 30 ऑप्शंस हो जाएंगी। Next question is, the chairs of an auditorium are to be labeled with an uppercase English letter followed by a positive integer not exceeding 100. What is the largest number of chairs that can be labeled differently? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस कई बार देखे जाते हैं एग्जाम्स में। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, चेयर्स को क्या करना है, लेबल करना है। अपर केस लेटर होना चाहिए, स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, अपर केस लेटर, दैट मीन्स A to Z कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, दैट मीन्स 1 से लेकर कहाँ तक उसकी लिमिट दी गई है, 100 तक हो सकता है। इट मीन्स A के साथ भी हम A1 A2 A3 से लेकर A100 तक बना सकते हैं और Z में भी Z1 से लेकर Z100 तक बना सकते हैं। इसी तरह सभी जितने भी हमारे पास इंग्लिश लेटर्स हैं सबके साथ ये ऑप्शन हमारी चलेगी, ठीक है ना, कि 1 से लेकर 100 तक सभी लेटर्स के साथ हमारा यूज़ किया जाएगा। तो हम कितनी डिफरेंट चेयर्स लेबल कर सकते हैं, तो देखिए उसके लिए क्या हो जाएगा, आपके पास 26 टोटल लेटर्स हैं, इंग्लिश लेटर्स, और 100 आपके पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। सो यू विल मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दीज टू गेट द आंसर। सो करेक्ट आंसर विल बी 26 × 100, दैट इज 2600 different ways are there in which you can label a chair. Next is, there are 32 microcomputers in a computer center. Each microcomputer has 24 ports. How many different ports to a microcomputer in the center are there? तो यहाँ पे आपके पास कितने माइक्रो कंप्यूटर्स हैं कंप्यूटर सेंटर में, देखिए 32 माइक्रो कंप्यूटर्स हैं और हर माइक्रो कंप्यूटर के कितने पोर्ट्स हैं, 24 पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट कितने पोर्ट्स अवेलेबल हैं सेंटर में, तो आपको क्या करना है, सिंपली 32 × 24 और उससे आपके पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, द प्रोसीजर ऑफ चूजिंग अ पोर्ट। अब आपको एक सिंगल पोर्ट चूज करना है, तो उसमें आपके पास क्या है, माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, डिफरेंट माइक्रो कंप्यूटर्स हैं और साथ के साथ आपके पास क्या है, नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं। तो 32 वेज तो है आपके पास चूज करने के माइक्रो कंप्यूटर और 24 वेज है आपके पास चूज करने के पोर्ट। अब आपके पास प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, 32 × 24 कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 768 टोटल पोर्ट्स आर देयर, आउट ऑफ विच यू कैन चूज एनी वन। Next we have permutation and combination. So let's start with permutation. Permutation क्या होता है सबसे पहले वो समझेंगे, फिर डिफरेंट फॉर्मूलाज देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, द परमुटेशन इज द सिलेक्शन प्रोसेस इन विच द ऑर्डर मैटर्स। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, ये एक सिलेक्शन प्रोसेस है अगर सिंपल टर्म्स में बात करें, जहाँ पर आपका ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। तो अगर मुझे 100 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट चूज करना है, ठीक है,
तो मैं क्या कर रही हूँ, कोई भी एक स्टूडेंट को चूज़ कर ले रही हूँ, ठीक है, वहाँ पे मुझे ऑर्डर की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर मुझे 2 स्टूडेंट्स चाहिए, ठीक है, अभी 100 में से मैं 2 स्टूडेंट चूज़ कर रही हूँ जिन्हें मैं कोई भी काम असाइन करना है, ठीक है, जिन्हें कोई भी वर्क मुझे असाइन करना है, तो वहाँ पे मेरे लिए ऑर्डर मैटर करता है या नहीं करता है, वो डिपेंड करता है आपका सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए मैंने 2 स्टूडेंट्स को चूज़ किया सिंपली कोई टास्क असाइन करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे मेरा ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों को क्या बना रही हूँ, एक किसी टीम के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना चाहती हूँ, ठीक है, इन दोनों को मैं क्या बनाना चाहती हूँ, कैप्टन और वाइस कैप्टन। तो देखिए जो स्टूडेंट ए है अगर वो कैप्टन बन रहा है या वाइस कैप्टन बन रहा है और स्टूडेंट बी है, तो इनके अगर मैं ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, तो अगर ए को मैं कैप्टन बना रही हूँ, ठीक है, और बी को वाइस कैप्टन बना रही हूँ, और बी को या कैप्टन बना रही हूँ और ए को क्या बना रही हूँ, वाइस कैप्टन, तो देखिए ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, क्या ये दोनों चीज़ें सेम है, नहीं, डिफरेंट है, ठीक है। तो देखिए अगर ए को हमने बनाया कैप्टन और बी को बनाया वाइस कैप्टन, या बी को बनाया कैप्टन और सी को बनाया ए को बनाया वाइस कैप्टन, तो देखिए ये दोनों चीज़ें क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ आपका क्या है, ऑर्डर मैटर कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका ऑर्डर मैटर कर रहा है। तो इट मीन्स आपको क्या अप्लाई करना है, परमुटेशन अप्लाई करना है, ठीक है, क्या अप्लाई करना है आपने, परमुटेशन अप्लाई करना है। और कॉम्बिनेशन आपका कहाँ अप्लाई होगा, जहाँ पे मुझे सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को क्या करना है, चूज करना है, ठीक है। मुझे सपोज मेरे पास क्या है, 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 इंटरव्यूअर्स हैं, और मुझे उनमें से 2 को चूज करना है पोस्ट के लिए। वहाँ पे मेरे पास कोई कैप्टन वाइस कैप्टन या कोई डेजिग्नेशन नहीं है, एक ही पोस्ट है, और उसी के लिए मुझे उन दोनों कैंडिडेट्स को चूज़ करना है, ठीक है। तो वहाँ पे ऑर्डर मेरा मैटर नहीं करता, मुझे ए बी को चूज़ करना है, चाहे मैं बी ए लिखूँ, वो क्या है मेरे लिए सेम ही है, क्योंकि मुझे 2 पोस्ट है, मेरे पास 2 पोस्ट हैं, और 2 के लिए मैंने जो मेरे पास कैंडिडेट्स हैं उन्हें सेलेक्ट करना है, ठीक है। वहाँ पे डेजिग्नेशन नहीं है अगर, तो उस केस में आपके पास क्या हो गया, इट मीन्स आपका ऑर्डर क्यों है, मैटर नहीं करता, मैं किसी को किन्हीं भी 2 को कैसे मर्जी चूज कर रही हूँ, तो बस कैंडिडेट के नेम्स मैटर कर रहे हैं, सो दैट मीन्स ए बी क्या है, एक ही है। तो यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन में क्या आ जाता है, जहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता वो उन क्वेश्चंस में आपको क्या अप्लाई करना है, कॉम्बिनेशन, और जहाँ ऑर्डर मैटर करता है वहाँ आपने अप्लाई करना है परमुटेशन। तो हम अगर परम्यूट करना चाहते हैं ए बी सी को, ठीक है, एक ये सेट है जिसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी, इन्हें अगर परम्यूट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल होंगी, ए बी सी, ए सी बी ए सी, बी सी ए बी एंड सी बी ए, ठीक है। तो ये तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे, तो हमने लिख कर भी देख लिया, लेकिन अभी अगर ज़्यादा होंगे एलिमेंट्स, ठीक है, तो हम इतनी जल्दी कंप्यूट नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक फॉर्मूला चाहिए, तो आगे हम फॉर्मूलाज भी देखेंगे। चलिए, तो देखिए परम्यूटेशन में हम क्या कह रहे हैं, अरेंजमेंट हमारा इंपॉर्टेंट है, तो अगर हमें एक्स और वाई को परम्यूट करना है तो 2 परम्यूटेशंस होंगी, एक्स वाई एंड वाई एक्स, ठीक है, हम उन्हें 2 वेज में लिखेंगे, एक्स वाई और वाई एक्स, परम्यूटेशन के केस में, ठीक है, परम्यूटेशन के केस में हम उन्हें अलग अलग लिखेंगे। तो देखिए क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस में क्या आएगा तो आपको पता चले कि ये परम्यूटेशन है या कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके हैं परम्यूटेशन के। इफ यू हैव टू अरेंज पीपल, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ पीपल, डिजिट्स, नंबर्स, अल्फाबेट्स, लेटर्स एंड कलर्स, ये सब चीज़ों को अरेंज करना है अगर, तो वो क्या हो जाएगा आपका परम्यूटेशन। पिकिंग अ टीम कैप्टन और कीपर एंड अ पर्टिकुलर वन फ्रॉम अ ग्रुप, तो किसी एक को आपने पिक करना है अगर टीम के मेंबर, कैप्टन के लिए या कीपर के लिए, किसी के लिए भी ग्रुप से क्या करना है, एक को पिक करना है, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, परम्यूटेशन हो जाएगा। पिकिंग 2 फेवरेट कलर्स इन ऑर्डर फ्रॉम अ कलर बुक, अगर आपको 2 फेवरेट कलर्स पिक करने हैं किसी कलर बुक से, तो वो भी आपका क्या है, परम्यूटेशन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी ऑर्डर में आपने पिक करने हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आपने सिर्फ बताना है रेड एंड ग्रीन मेरे 2 फेवरेट कलर्स हैं, नहीं, आपको बताना है फर्स्ट सबसे प्रायर नंबर पे कौन सा आ रहा है, ठीक है, सबसे प्रेफरेंस कौन सी है, तो उसमें आपके पास आ गया, सपोज आपको सबसे ज़्यादा रेड पसंद है तो पहले रेड आ जाएगा, फिर ग्रीन आएगा, आपका सेकेंड नंबर पे क्या आएगा, ग्रीन आएगा, ठीक है। तो ऑर्डर में बता रहे हैं तो इसी वजह से क्या आएगा, परम्यूटेशन। देन पिकिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्राइज विनर्स, ठीक है, अभी कहीं पे भी आपने विनर्स बताने हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर आप उन्हें रैंक कर रहे हैं उस केस में भी आपके पास क्या हो जाएगा, परम्यूटेशन अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन देख के पता चलेगा कि कहाँ मुझे कैसे क्या अप्लाई करना है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड मेंशन्ड है, सिर्फ ये लिखा है 3 विनर्स आपने पिक करने हैं तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा, लेकिन अगर ये बताया फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर,
इन दैट केस परम्यूटेशन अप्लाई होगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्योंकि ए बी सी अलग हो जाएगा, बी ए सी अलग हो जाएगा, जो फर्स्ट पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे अगर ए है तो वो अपनी जगह पे बी को नहीं आने देगा, ठीक है। अगर इनका कोई रैंकिंग नहीं है तो ये कहेंगे चलो कोई बात नहीं, जगह ही तो है, चेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो ऑब्वियसली ये अपनी पोजीशंस को चेंज नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या है, डिफरेंट ही रहेगा, आपका ए बी सी अलग है और बी सी ए अलग है, बी ए सी अलग है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन इज अ वे ऑफ सेलेक्टिंग आइटम्स फ्रॉम अ बल्क कलेक्शन सच दैट द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डज नॉट मैटर। तो अगर सिंपल टर्म्स में हम बात करें, कॉम्बिनेशन क्या है, हमें कोई भी आइटम को चूज करना है बल्क कलेक्शन में से जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, हम किसी को भी कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पे ए बी सी या सी बी ए क्या है, सेम है, ठीक है। कोई भी ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता है, हमने सिर्फ चूज करना है, सेलेक्ट करना है या चूज करना है, ठीक है ना। वहाँ पे ऑर्डर आपका नहीं मैटर कर रहा है, इन दैट केस यू विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन। तो देखिए अरेंजमेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्स वाई हो चाहे वाई एक्स हो, ये क्या है, सेम है, ये एक ही कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल्स में आपके पास क्या हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ द मेन्यू, फूड, क्लोथ्स, सब्जेक्ट्स, टीम, ठीक है। तो ये क्या है, आपके सेलेक्ट कर रहे हो आप सिर्फ मेन्यू में से, ठीक है। दोनों चीज़ें ही आप ऑर्डर कर रहे हो, आएंगी दोनों चीज़ें ही आएंगी आपके पास, ठीक है। इसी तरह से आप क्लोथ्स ऑर्डर कर रहे हैं या सेलेक्ट कर रहे हैं या सब्जेक्ट्स हैं, टीम है। पिकिंग 3 टीम मेंबर्स फ्रॉम अ ग्रुप, अभी पिक करें आप 3 टीम मेंबर्स, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कैप्टन को पिक करें या कीपर को पिक कर रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा नहीं है कि पिक करना है, कि किसी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए पिक नहीं कर रहे हैं, टीम मेंबर्स को चूज कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप क्या अप्लाई करेंगे, कॉम्बिनेशंस। देन पिकिंग 2 कलर्स फ्रॉम अ कलर बुक, अब हम क्या करें, 2 कलर्स पिक कर रहे हैं। जैसे परम्यूटेशन में हमने क्या किया था, ऑर्डर में पिक किए थे कि किसको हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं या किसको सेकंड दे रहे हैं, यहाँ पे हम 2 कलर्स पिक कर रहे हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या आ गया आपके पास, पिकिंग 3 विनर्स ओनली, अभी हम 3 विनर्स को चूज कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है रैंक, इन दैट केस इट विल बी कॉम्बिनेशंस। तो देखिए परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम अरेंज कर रहे हैं पीपल, डिजिट, नंबर्स, अल्फाबेट्स, कलर्स एक्सेट्रा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे जर्नली कीवर्ड्स क्या रहते हैं, अरेंजमेंट्स, अरेंज। और यहाँ पे हम क्या करें, सेलेक्ट करें हैं मेन्यू, फूड, क्लोथ्स, सब्जेक्ट, टीम्स, और कीवर्ड्स क्या रहेंगे, सेलेक्ट या चॉइस। और इसके अलावा आपने ऑर्डर चेक करना ही करना है, ठीक है। वर्ड्स के ऊपर नहीं जाना है सिर्फ, ठीक है। चूज और सेलेक्ट है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका कॉम्बिनेशंस रहता है, अरेंजमेंट और अरेंज होगा तो परम्यूटेशन रहेगा, लेकिन सेलेक्ट आपका परम्यूटेशन में भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है तो आपने वहाँ पे क्रॉस चेक भी करना है ऑर्डर को, ठीक है। तो ऑर्डर को भी आप क्रॉस चेक करते हुए देखेंगे कि ऑर्डर मैटर कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन को हम 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली ही हम फॉर्मूलाज देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले है परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स व्हेन रेपिटिशन इज नॉट अलाउड। तो परम्यूटेशन है n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की जहां पे रेपिटिशन अलाउड नहीं है। सेकेंड परम्यूटेशन है ऑब्जेक्ट्स की जहां पर रेपिटिशन अलाउड है। और थर्डली व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे सारे डिफरेंट नहीं हैं, वो यूनिक नहीं है, सिमिलर हैं, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों केसेस में हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है। वो क्या है, डिफरेंट है। जैसे अगर हमें कोई कहे कि होम एक वर्ड है, इसके लेटर्स को आप कितने वेज में अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे वो क्या हैं, डिफरेंट है। लेकिन अगर हमें कोई बोले हैप्पी जो एक वर्ड है, इसको इसके लेटर्स को अरेंज करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पी क्या है, 2 बार आया हुआ है। तो इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट्स हमें गिवन है ये क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें गिवन है। ये देख पा रहे हैं आप कि ये क्या है, सारे यूनिक नहीं हैं, ठीक है, सिमिलर भी हैं। तो वो आपका कौन सी कैटेगरी में आ गया, थर्ड कैटेगरी में आ गया, ठीक है। तो डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं इनके लिए, वो डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आपके पास एक सर्कुलर परम्यूटेशन है, उसका भी फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। जितने भी फॉर्मूलाज हैं परम्यूटेशन में वो सभी फॉर्मूलाज हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, जहां पे हमें परम्यूट करना है n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को।
तो देखिए सबसे पहले हमारे पास आ गया नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे हमारे पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो देखिए हम उन्हें कितने तरीकों में अरेंज कर सकते हैं, कितने वेज हैं हमारे पास। चलिए तो देखते हैं नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अगर 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास ए बी सी, तो हम उन्हें कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए ए बी सी, ए को हमने क्या रखा, एज इट इज उसकी पोजीशन रखी, देन ए सी बी आ जाएगा, देन बी ए सी, उसके बाद बी सी ए आ जाएगा, उसके बाद सी ए बी है और साथ में हमारे पास आ जाएगा सी बी ए। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने वेज हो गए, देखिए 3 हमारे ऑब्जेक्ट्स से टोटल वेज हो गए हमारे पास 6। 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए कितने वेज हो गए, 6। इसी तरह से नेक्स्ट देख लेते हैं 4 ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी डी। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ए को फिक्स किया, देन बी को करेंगे, फिर सी को करेंगे एंड फिर डी को करेंगे। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को हमें फिक्स करना होता है। अब देखो यहाँ पे हमने फिर सेकेंडली किसे फिक्स किया, बी को फिक्स किया, सी डी और इनकी पोजीशंस चेंज की, फिर सी को फिक्स किया, बी डी डी बी एंड देन डी को रखा, फिर बी सी सी बी। ठीक है, तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर हम ए को फिक्स करें तो हमारे पास कितने वेज हैं, 6 वेज हैं। देन बी के लिए 6 हो जाएंगे, इसी तरह से सी के लिए 6 हो जाएंगे और डी के लिए कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो टोटल वेज आपके पास कितने हो गए, 24 हो गए। ठीक है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं फॉर्मूला हमें याद रहेगा, कभी भी भूलेंगे नहीं। अगर हम ये क्वेश्चंस देख लेंगे तो फॉर्मूला हम, मुझे नहीं लगता कभी भूल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 के लिए देखा तो 6 आया, 4 के लिए देखा तो 24 आया। तो यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं 1 ऑब्जेक्ट है तो 1 ही वे है उसे अरेंज करने के, 2 हैं तो आपके पास 2 फैक्टोरियल वेज हैं, और 3 है 6 वेज थे, दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल। 4 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 24 वेज में आप अरेंज कर सकते हैं, दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल। 6 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 120 वेज हैं आपके पास, दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल। 6 हैं आपके पास ऑब्जेक्ट्स, तो आपका आंसर आएगा 720 और वो क्या होता है, 6 फैक्टोरियल। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, उतने ऑब्जेक्ट्स के जितना भी आपका n का वैल्यू है उतना ही फैक्टोरियल, उसी का फैक्टोरियल आपका क्या होगा, आपके पास नंबर ऑफ वेज होंगे उतने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के। ठीक है, n फैक्टोरियल हमेशा क्या रहता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जितना भी आपका n की वैल्यू है उतने ही n नेचुरल नंबर्स का क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा। तो अगर 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, उतने नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर 10 फैक्टोरियल है तो वो क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल से स्टार्ट करते करते 10 से हम स्टार्ट करते करते कहाँ तक पहुँच जाएंगे, 1 तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका रहता है फैक्टोरियल का फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं परम्यूटेशन की, तो अगर आपको n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को परम्यूट करना है तो आपके पास कितने वेज रहेंगे, n फैक्टोरियल रहेगा। ठीक है, कितने वेज होंगे टोटल, n फैक्टोरियल वेज। तो 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अगर आप अरेंज करना चाहते हैं तो कितने वेज हो जाएंगे, 10 फैक्टोरियल। अगर आपको डिजिट्स दे दिए गए 4 डिजिट्स, इन्हें अरेंज करना है तो आपके पास कितने वेज हो जाएंगे, या बोला जाए कितने नंबर्स आप बना सकते हो इन 4 डिजिट्स के साथ। ठीक है, तो आप नंबर बना सकते हैं 2568 भी, 2658 भी, 2865 भी। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि आप कितने नंबर्स बना सकते हो, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद दीज 4 डिजिट्स। सो योर आंसर विल बी 4 फैक्टोरियल। वहाँ पे हम डिजिट्स को क्या कर रहे हैं, शफल कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपके आंसर क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल। अभी 12 फाइनलिस्ट्स हैं, उन्हें आप अरेंज करना चाह रहे हैं तो आपका आंसर क्या रहेगा, 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, दैट मीन्स 12 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। किसके लिए था, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें परम्यूट कर रहे हैं हम, और यहाँ पे रेपिटिशन आपका अलाउड नहीं है। ठीक है, यहाँ रेपिटिशन अलाउड नहीं है। तो अगर हमें 2568 वर्ड्स लेटर्स दिए हुए हैं तो हम 2222 नहीं बना सकते। ठीक है, यहाँ पे रेपिटिशन अलाउड नहीं है। ये फॉर्मूला जो है हमारा n फैक्टोरियल, ये किसके लिए, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, व्हेन रेपिटिशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, और हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उन सभी को कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उन सभी ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर कर रहे हैं, मतलब जो हम अरेंज कर रहे हैं वो सभी ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स को करना है। यहाँ पर 2 ऑप्शंस हो सकती हैं आपके पास, जितने ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उसमें से आप सभी को करना चाह रहे हैं अरेंज, या कुछ को करना चाह रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिए हुए थे, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए थे, तो हम n ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। ठीक है। तो पहली जो ऑप्शन है जिसमें हम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गिवन है, उसमें ऐसा भी हो सकता है कुछ ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हूँ। ठीक है। यहाँ पे हमने देखा हम सभी ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। तो हमने जो टाइप्स देखे थे, जो हमने चार्ट देखा था एक, ठीक है, इसमें अभी हम इसी पर हैं। ठीक है, फर्स्ट पर ही है। सबसे पहले हमने देखा n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो इसी में ही हमारे पास आ जाता है ऑल और सम। ठीक है। तो ऑल वाला हमने देखा जिसमें हमारा क्या फॉर्मूला यूज होगा, n फैक्टोरियल। अब हम देखेंगे कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं। सो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए, अब हमारे पास क्या है, 8 चेयर्स हैं टोटल, लेकिन हमें क्या करना है, 5 चेयर्स को अरेंज करना है। ठीक है, हमें कितने चेयर्स को अरेंज करना है, 5 चेयर्स को अरेंज करना है। आपके पास है, सपोज आपके आसपास 8 चेयर्स हैं और उनमें से आपको क्या करना है, 5 चेयर्स को अरेंज करना है। अब आप जो 5 चेयर्स हैं वो कैसे चूज करेंगे और अरेंज कर रहे हैं वो देखते हैं। तो देखिए, अब आपके पास क्या है, ये 5 चेयर्स हैं। ठीक है, इन लास्टली। ठीक है, तो अब इस फर्स्ट चेयर के लिए, इसे चूज करने के लिए आपके पास कितनी ऑप्शंस हैं। फर्स्ट चेयर को अगर आप देखें तो इसको आप कैसे चूज कर सकते हैं, कितनी चॉइसेस हैं टोटल, आपके पास 8 चॉइसेस हैं इस फर्स्ट चेयर के लिए, क्योंकि आपके पास टोटल चेयर्स कितनी हैं, 8 चेयर्स हैं। 8 चेयर में से अब इस वाली चेयर को आप कितने वेज में चूज कर सकते हो, 8 चॉइसेस हैं। ठीक है, किसी भी इन 8 में से कोई भी एक चेयर ले सकते हो यहाँ पे रखने के लिए। नेक्स्ट चेयर के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस बची, देखिए नेक्स्ट चेयर के लिए कितनी चॉइसेस बची, 7 चॉइसेस बची। फर्स्ट क्योंकि एक हमने फिक्स कर ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट के लिए देखिए 6 चॉइसेस बची और उससे नेक्स्ट के लिए 5 चॉइसेस एंड देन 4 चॉइसेस। ठीक है, तो ये रहेंगी आपकी चॉइसेस। अब इन्हें क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन्हें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इन्हें मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। ठीक है, इन्हें मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 6720। क्या आ जाएगा, 6720। ठीक है, तो पहले काम को करने के 8 वेज हैं, देन दूसरे काम को करने के 7 वेज हैं, उसके बाद 6, देन 5 एंड देन 4। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल जो हमने स्टार्टिंग में देखी, क्या कर देंगे, हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6720। ठीक है, तो इसी के लिए अब हम फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, ये तो आपका कॉन्सेप्ट रहा। अब इसके लिए फॉर्मूला देखते हैं। नंबर ऑफ वेज टू अरेंज आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n ऑब्जेक्ट्स। नंबर ऑफ वेज टू अरेंज आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए, ये टोटल वेज है। ये इसे हम क्या बोल सकते हैं, 8 है, तो 8 की किसकी वैल्यू थी, n की वैल्यू थी। ठीक है, r की क्या वैल्यू है यहाँ पे, अगर हम देखें 5। जितने ऑब्जेक्ट्स को हमें अरेंज करना है और जितनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 8 ऑब्जेक्ट्स हैं। और कितने ऑब्जेक्ट्स आपने अरेंज करने हैं फाइनली, वो क्या है, r है, वो उसकी वैल्यू क्या है, 5 है इस एग्जाम्पल में अगर देखें। और n क्या है, जितने टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, उसकी वैल्यू क्या है, 8 है। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है, 8। तो टोटल आपकी चॉइसेस कितनी है, n। देन आपके पास 7 के लिए, 7 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n-1, 6 को n-2, देन n-3 एंड देन n-r-1। ठीक है, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, n-r-1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, n कितना है आपके पास, 8 एंड देन r कितना है आपके पास, देखिए 5 एंड देन -1। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 8 - 4 दैट इज 4। कितना आ गया, 4 ही है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अब इससे हमें मेन तो आपको फॉर्मूला याद रखना है ये समझने के लिए। ठीक है, तो देखिए NPR यहाँ पे अब इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, अगर आपको n ऑब्जेक्ट्स को परम्यूट करना है। ठीक है, n ऑब्जेक्ट्स को अगर आपने परम्यूट करना है तो फॉर्मूला क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो चाहे आपका रहे कि हमें टोटल अगर आपको n ऑब्जेक्ट्स दिए, चाहे आपको ऑल लेना है चाहे आपको सम लेना है। ठीक है, अगर ऑल लेना है तो वो क्या हो जाएगा, ये r भी क्या हो जाएगा, n ही हो जाएगा। 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, 8 को ही लेना है, तो 0 फैक्टोरियल आ गया। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 होती है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है, 0 नहीं कभी भी पुट करेंगे आप।
0 फैक्टोरियल इज 1, ठीक है। 0 फैक्टोरियल जब हमने यहाँ पे 1 पुट किया तो ये 1 आ गया, 0 फैक्टोरियल 1 पुट करने पे तो ऑल ऑब्जेक्ट्स होंगे तो n फैक्टोरियल ही निकल कर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सम ऑब्जेक्ट्स होंगे तो देखिए क्या करेंगे आप, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, जब आपको अरेंज करने हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स, r ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं n ऑब्जेक्ट्स में से, तो उसके लिए आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। आगे क्वेश्चंस करते हैं तो चीजें और क्लियर होंगी। तो देखिए अब आपको क्या करना है, अरेंज करना है पेनल्टी वर्ड को, ठीक है। एक वर्ड दिया हुआ है आपके पास पेनल्टी, जिसमें आप क्या चाहते हैं कि जो वॉवल्स हैं वो क्या रहें, इकट्ठे रहें, ठीक है। वॉवल्स शुड बी साइड बाय साइड, ठीक है। वॉवल्स क्या रहने चाहिए, इकट्ठे रहने चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास वॉवल्स क्या हैं, ई और ए। अब ये क्या कहते हैं कि ये वॉवल्स क्या होने चाहिए, इकट्ठे रहने चाहिए। सो इट मीन्स ई और ए क्या रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, और PNLTY ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 फ्रेंड्स हैं सपोज, ठीक है। ये हमेशा कहते हैं कि हम तो इकट्ठे ही बैठेंगे, बाकी लोग कहीं मर्जी बैठो क्लास में, ठीक है। तो इन दोनों ने इकट्ठे बैठना है। तो देखिए ये इसे हम क्या काउंट करेंगे, 1 काउंट करेंगे, और इसे 2 3 4 5 एंड 6 जिन्हें भी इकट्ठा बैठना है तो उनको एक ग्रुप बना लिया, और वो सिंगल ही वर्ड लेटर काउंट होंगे, ठीक है। तो इसको 1 काउंट करते हुए हम बाकी सभी को काउंट कर लेंगे, तो टोटल कितने बन गए आपके पास, 6 बन गए, ठीक है। टोटल कितने आ गए, 6 आ गए। तो उसको तो हम अब क्या कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए P के बाद भी आ सकता है EA, N के बाद भी आ सकता है EA। ये क्या एक लेटर ही आप इसे एज्यूम करिए, तो ये जैसे पहले अरेंज कर सकते थे हम उसी तरह अरेंज कर पाएंगे, ठीक है। P के बाद भी आ जाएगा, N के बाद भी आ सकता है, L के बाद भी आ सकता है, T के बाद भी, Y के बाद भी। तो लेकिन ये जाएगा इकट्ठा, कहीं पे भी जाएगा, PEA इकट्ठा जाएगा ये, ठीक है। या PNEA ये भी इकट्ठा, कहीं पे भी जाएंगे ये इकट्ठे जाएंगे बस, ठीक है ना। अदर टोटल क्या हो गया, एक सब्ट्रैक्ट हो गया। टोटल कितने थे आपके पास, अदरवाइज 7 थे, ठीक है। टोटल कितने लेटर्स थे, 7 लेटर्स थे। तो अभी इन दोनों को इकट्ठा माना तो ये कितना रह गया, 1 हो गया, और ये टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो 6 फैक्टोरियल तो इसके लिए आ जाएगा यहाँ पे, अगर इस तरह का क्वेश्चन होता है आपके पास। और देखिए यहाँ पे आपके पास EA है, ये क्या कहते हैं, हम अपनी जगह तो बदल सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि उसी बेंच के साथ ही इनको फिक्स कर दिया गया, ये क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे EA है तो ये AE बन सकता है, तो EA को हमने AE बना दिया, तो ये कितने वेज में चेंज हो सकते हैं, इट मीन्स 2 फैक्टोरियल वेज में ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है। EA को हम AE भी लिख सकते हैं, ये आपस में अपनी पोजीशंस भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2 फैक्टोरियल साथ में लेना है। तो यहाँ पे अगर 3 वॉवल्स होते, AEO होता, तो हमारा क्या हो जाता है, ये 3 फैक्टोरियल वेज में हम ये आगे फर्दर देखिए, ये n ऑब्जेक्ट्स हो गए, जहाँ n की वैल्यू क्या है, 3। तो इन्हें डिफरेंट कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी लोग इकट्ठा रहना चाहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, रहिए, लेकिन उतने अरेंजमेंट्स हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली उसे कंप्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आ गया, EA 2 यहाँ पे लेटर्स हैं जो इकट्ठा रहना चाहते हैं, और उनको उन्हें भी हम परम्यूट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, EA भी लिख सकते हैं और AE भी कर सकते हैं, आगे वो किसी भी तरह फिर मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास इस क्वेश्चन के लिए टोटल कितना आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 1440। तो देखिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड गिफ्ट, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। अभी गिफ्ट आपके पास क्या एक वर्ड है, यहाँ से आपने क्या बनाने हैं, डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं, डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं जो आप बना सकते हैं गिफ्ट वर्ड से, ठीक है। तो 4 आपके पास क्या है, लेटर्स हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यस इट विल बी 4 फैक्टोरियल, ठीक है। क्या रहेगा इसका, 4 फैक्टोरियल, 4 लेटर्स हैं, उन्हें आप अरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल विच इज 24। सो 24 वर्ड्स कैन बी फ्रेम्ड विद दिस वर्ड गिफ्ट। चाहे मीनिंगफुल हो मीनिंगलेस हो वो हमारे लिए मैटर नहीं करता है, हमें तो सिर्फ टोटल वर्ड्स बनाने हैं, चाहे हम बना दें IGFT, ठीक है ना। ये कुछ है वर्ड चाहे नहीं है, मीनिंगफुल या मीनिंगलेस वो मैटर नहीं करता है, टोटल आप कितने वर्ड्स बना सकते हो वो आपने कैलकुलेट करके बता देना है। नेक्स्ट वी हैव फाइंड आउट हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द डिजिट्स ऑफ 1 2 3।
अब आपके पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सबसे पहले आपने काउंट करना है। 3 लेटर्स हैं और 3 डिजिट ही आपने क्या बनाना है, वर्ड बनाना है। कितने डिजिट बनाना है, 3 डिजिट ही वर्ड बनाना है और 3 ही लेटर्स हैं। सो दैट मीन्स आपने क्या कैलकुलेट करना है, 3 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 3। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल हो गया, दैट इज 6। In how many different ways can 5 friends sit for a photograph of 5 chairs in a row? अब 5 ही फ्रेंड्स हैं और 5 ही चेयर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हम वही ले रहे हैं, n फैक्टोरियल वाला ही है सारे क्वेश्चंस, जिसमें आपको n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, परम्यूट करना है। तो देखिए 5 फ्रेंड्स हैं और 5 ही चेयर्स हैं, तो आप क्या अप्लाई करेंगे, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल आपका होता है 120, तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 120 वेज, जिसमें 5 फ्रेंड्स अरेंज कर सकते हैं अपने आप को 5 चेयर्स में। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैजिक कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट वेज क्या कितने पॉसिबल हैं जिसमें आप इस वर्ड को क्या कर पाएं, अरेंज कर पाएं। सो देखिए मैजिक वर्ड है। ठीक है, तो कितने टोटल कैरेक्टर्स हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स हैं, 5। कितने हैं, 5। तो अभी उन्हें अरेंज करना है हमने, तो हमारे पास कितने वेज हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे, दैट मीन्स 120 वेज हो जाएंगे टोटल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यहाँ पे जितने लेटर्स थे अभी यहाँ पे क्वाइट सारे सिमिलर हैं। ठीक है, अभी हम सबसे सिर्फ फर्स्ट वाला ऑप्शन जो था हमारा वही देख रहे हैं, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और सभी को हमने लेना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट वाला जो हमारा सेक्शन था जिसमें हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेना है वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ वो वाले देख रहे हैं जब हमें सभी ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर करना है। तो देखिए नेक्स्ट में क्या है, फॉर द अबव वर्ड, दैट मीन्स मैजिक वर्ड के लिए, हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल सो दैट वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर। अब हमें वॉवल्स को क्या करना है, इकट्ठा बिठाना है। दैट मीन्स वॉवल्स कहाँ है, ए और आई, वॉवल हमेशा इकट्ठा रहेगा। उसके बाद आप लिखेंगे बाकी के वर्ड्स, एम है, जी है और सी है। ठीक है, तो इसे हमने 1 काउंट करना है, ये 2 हो गया, देन 3 एंड देन 4। अब देखिए सबसे पहले तो हमने लिख लिया 4 फैक्टोरियल। इन्हें हम, ये टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए हमारे पास, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम अरेंज कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल वेज में। दैट मीन्स ए आई बी उठ के कहाँ जा रहा है, एम के बाद जा रहा है, ए आई कहाँ जा रहा है, जी के बाद भी जा सकता है, ए आई सी के बाद भी, मतलब ए आई इकट्ठा जा रहा है जहाँ भी जा रहा है। अब देखिए जो भी हमने इससे ग्रुप बनाया है ना, इसके लिए भी आपने अलग से कंसीडर करना है। तो जो ये ग्रुप है इसके लिए भी आपके पास कितने वेज हो जाएंगे, 2 अगर इसमें लेटर्स हैं तो 2 फैक्टोरियल वेज, 3 होते तो 3 फैक्टोरियल, 4 होते तो 4 फैक्टोरियल। इन्हें हम अलग से भी अरेंज करेंगे। ठीक है, एआई ने इकट्ठा रहना है, इसने बोला इकट्ठा रहना है, ऐसा नहीं बोला कि मैं हमेशा आगे ही रहूँगा। ठीक है, अगर इस तरह से होगा तो फिर हमारे पास 2 फैक्टोरियल नहीं होगा। अगर ए कह देता है मैं तो यहीं पे ही बैठूंगा, फिर हम 2 फैक्टोरियल नहीं करेंगे। ठीक है, अभी इसमें ऐसी कोई हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम इसे आई ए भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 फैक्टोरियल से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। सो इट विल बी 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 मल्टीप्लाई 1, 4 फैक्टोरियल आपका हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज 24। तो टोटल हमारे पास वेज कितने हो गए, 48 वेज। ठीक है, 48 वर्ड्स बन जाएंगे हमारे, जिसमें दोनों वॉवल्स क्या रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे। ठीक है, टोटल वेज कितने थे आपके, देखिए इसको इस वर्ड को अरेंज करने के 120 वेज थे। ठीक है, 120 टोटल वेज थे, लेकिन अब हमारे पास रिस्ट्रिक्शन क्या है कि वॉवल्स क्या चाहते हैं कि हमेशा इकट्ठा रहें, तो उसके कितने वर्ड्स बनेंगे, सिर्फ 24 वर्ड्स। बाकियों में क्या है, इसका मतलब जो वॉवल्स हैं वो इकट्ठे नहीं आ रहे हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड ब्यूटी बी अरेंज्ड। अब हमारे पास एक वर्ड है ब्यूटी, इनके लेटर्स को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 लेटर्स हैं, तो 6 लेटर्स को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो 6 फैक्टोरियल आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। For the above word, if the vowels are always together, then how many types of arrangements can be possible? तो अभी अगर हम इस वाले वर्ड में वॉवल्स को इकट्ठा ले लेते हैं तो कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। तो देखिए बी ई ए यू टी वाई, यहाँ पे हमारे पास वॉवल्स कौन कौन सी हैं, ई है, ए है एंड यू है। तो इन्हें हमने इकट्ठा लिया।
ठीक है, तो बाकी इन्हें एक कंसीडर कर लिया, 2 3 4, टोटल कितने वर्ड लेटर्स हो गए आपके पास, 4 लेटर्स हो गए, तो 4 फैक्टोरियल तो हो गया। बाकी इस पूरे वर्ड को अरेंज करने के और इन तीनों को अरेंज करने के कितने वेज हो गए, 3 फैक्टोरियल। सो द करेक्ट आंसर विल बी 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। सो द करेक्ट आंसर इज ए, that is 4 factorial multiplied by 3 factorial. Next we have permutation of n things taking sum of them at one time. अभी जो हमने देखा वो क्या देखा था, n ऑब्जेक्ट्स थे, हमने क्या फॉर्मूला यूज किया, n फैक्टोरियल, जहाँ पे हमारे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स थे, n ऑब्जेक्ट्स थे और हमें सभी को कंसीडर करना था। ठीक है, आउटपुट में हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स यूज हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स यूज होंगे, सभी ऑब्जेक्ट्स यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला यूज करें, एन पी आर, जहाँ पे आपके पास आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। n है टोटल ऑब्जेक्ट्स जो गिवन है और जो भी आपका आउटपुट में जितने हम यूज करें हैं वो क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी स्टिल हमारे पास रेपिटेशन अलाउड नहीं है, वो हम आगे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास रेपिटेशन नहीं अलाउड है और आपको बताना है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4। तो टोटल डिजिट्स आपके पास कितने हैं, 5 डिजिट्स हैं, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और 3 डिजिट नंबर आपको बनाना है। ठीक है, कितने डिजिट नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे एन पी आर का, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, जो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120 एंड 2 फैक्टोरियल इज 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा 60। तो 60 टोटल वेज हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 5 4 5 जो हमारे डिजिट्स हैं इसमें से 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो 2 1 3 नंबर बन सकता है, 2 4 5 बन सकता है, 3 2 1 बन सकता है, ऐसे ही डिफरेंट हमारे पास क्या बन जाएंगे, 60 नंबर्स बन जाएंगे इन 5 डिजिट्स की हेल्प से। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड आउट द डिस्टिंक्ट 4 लेटर वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ड सिंगापुर। तो यहाँ पे हमारे को वर्ड क्या गिवन है, सिंगापुर गिवन है, तो इसमें टोटल लेटर्स काउंट कर लीजिए, कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, टोटल कितने 9 लेटर्स अवेलेबल हैं और वर्ड कितने लेटर्स का बनाना है, हमने 4 लेटर वर्ड बनाना है। तो आर की वैल्यू क्या है 4 है, तो हमने क्या अप्लाई करना है 9p4। So that means 9 factorial divided by 9 minus 4 factorial which is equals to 9 factorial divided by 5 factorial। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा और बाकी हम क्या कर लेंगे सॉल्व। सो दिस इज 72 मल्टीप्लाइड बाय 42। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 आएगा, इट मीन्स ये दोनों ऑप्शंस तो हमारी नहीं आएंगी। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 72 मल्टीप्लाइड बाय 42, सो इट विल बी 4 एंड देन 14, आफ्टर दैट दिस इज 8 एंड 28, सो दिस इज 3024। तो टोटल 3024 वेज हमारे पास हैं। ठीक है, 4 वर्ड्स को 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं हमने। ठीक है, 4 लेटर वर्ड्स बनाने के लिए 3024 टोटल वेज हैं जिसमें हम इन वर्ड्स को, इन लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं और 4 लेटर वर्ड जो है वो अपना बना सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट वर्ड्स बन जाएंगे जैसे PSIN GAPPR, कुछ भी ऐसे डिफरेंट वर्ड्स बन जाएंगे, चाहे मीनिंग हो चाहे नहीं हो, लेकिन 4 लेटर वर्ड्स बन जाएंगे आपके पास। कितने टोटल बन जाएंगे 3024। Next we have how many 3 digit words can be formed using the digits 1 to 5 if the digit 2 is never there in the number। अब हमें क्या बोला गया कि जो 2 डिजिट है वो कभी भी नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर डिजिट क्या बोल दिया कि कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे n देखिए क्या है 1 to 5, तो n की वैल्यू क्या है 5 और 3 की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, r की वैल्यू क्या है 3 है, n की वैल्यू क्या है 5 है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास लेटर्स कौन कौन से हैं, डिजिट्स 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सभी डिजिट्स हैं हमारे पास
और यहाँ पे बोला गया कि 2 जो डिजिट है वो हमारे नंबर में कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 314 नंबर बन सकता है, 145 बन सकता है, 315 बन सकता है, ये सब नंबर्स बन सकते हैं, लेकिन कोई भी नंबर जिसमें 2 है वो नहीं आना चाहिए। सो इट मीन्स 142 हमारा नंबर इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो वो वाले वेज इसमें हमारे क्या हो जाएंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो इट मीन्स जब हमारा आर तो 3 ही रहेगा, एन क्या हो गया, अगर हमें 2 को एक्सक्लूड ही कर देना है तो हमारे पास टोटल कितने बचे, 4 डिजिट्स बचे। तो इन्हें कंसीडर करते हुए हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4p3, दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, और हमारा 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 24। तो 24 टोटल हमारे क्या बन सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं जिनमें 2 डिजिट नहीं होगा, 2 एक जो ऐसा डिजिट है वो नहीं होगा, और टोटल आपके पास कितने डिजिट नंबर बनेंगे, 3 डिजिट नंबर बनेंगे, ठीक है। 3 डिजिट नंबर होंगे, इन 5 डिजिट से बनेंगे, लेकिन 2 कभी भी इंक्लूडेड नहीं होगा। ऐसे कितने नंबर्स हो जाएंगे, 24 नंबर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव, इफ नो रिपीटिशन इज अलाउड then how many numbers between 2000 and 3000 can be formed using the digits from 0 to 7, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे कितने डिजिट्स यूज़ करने हैं, 0 to 7 डिजिट्स यूज़ करने हैं। इट मीन्स टोटल कितने डिजिट्स हैं हमारे पास, 8 डिजिट्स हैं, और ये किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है। अभी हमें कितने डिजिट नंबर बनाना है, देखिए 2000 से 3000 के बीच में होना चाहिए, इट मीन्स 4 डिजिट नंबर बनाना है। कितने डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है। इट मीन्स आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 4 है, आर की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। तो आर, अब लेकिन इन्होंने हमें क्या रिस्ट्रिक्शन दी है कि जो नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2000 से 3000 के बीच में होना चाहिए। इट मीन्स जो हमने 1000 प्लेस है वहाँ पे अपना डिजिट फिक्स कर दिया 2, क्योंकि 2000 से 3000 के बीच में देखिए कोई भी नंबर होगा तो उसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, 2 होगा ही होगा। 2134 है, ये नंबर 2000 से 3000 के बीच में है, 2999 है, तो इसमें भी क्या है, 2 क्या है, 1000 प्लेस पे है, ठीक है। हमेशा 2 क्या होगा, 1000 प्लेस पे होगा। इसी तरह से अगर आपको 3000 से 4000 के बीच में बोला जाए नंबर होने चाहिए, तो उस केस में आप यहाँ पे किसे फिक्स कर देंगे, 3 को फिक्स कर देंगे, ठीक है। इस प्लेस पे कौन सा डिजिट फिक्स हो जाएगा, 1000 प्लेस पे 3 हो जाएगा, अगर 3000 से 4000 के बीच में नंबर्स चाहिए। तो इस तरह से अगर रिस्ट्रिक्शन है तो हम उस रिस्ट्रिक्शन को सबसे पहले चेक करेंगे क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 2000 से 3000 के बीच में नंबर होना चाहिए, दैट मीन्स जो यहाँ पे 1000 प्लेस पे डिजिट होगा वो क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। इट मीन्स इसके लिए तो हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, 2 फिक्स कर दिया। अब हमारे पास कितने डिजिट्स बचे, कितने डिजिट्स बचे हैं टोटल, अगर हम यहाँ पे देखें तो 8 में से 7 डिजिट्स बच गए, ठीक है। टोटल कितने डिजिट्स थे, 8 थे। अभी 2 को हमने क्या कर दिया, यहाँ से कैंसिल कर दिया क्योंकि उसे यूज़ करते चुके हैं और हमें रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो इट मीन्स 2 अब दोबारा नहीं आ सकता। और अब हमारे पास n की वैल्यू क्या बची, सपोज 7 बच गई, ठीक है। n की वैल्यू क्या बच गई, 7 बच गई। और डिजिट्स देखिए कितने डिजिट्स को हमने अभी बनाना है, मतलब कितने डिजिट्स पे अभी स्टिल हमें प्लेस करने हैं डिजिट्स को, तो कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। टोटल आर की वैल्यू अब कितनी रह गई, हमारे पास 3 रह गई। तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, 7p3 यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, 7p3 यूज़ करेंगे। तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, दैट इज 7 इंटू 6 इंटू 5। 4 फैक्टोरियल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो लास्टली हमारे पास क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 5, वो क्या आ जाएगा आपके पास, 210। क्या आ जाएगा, 210। तो हमारे पास 210 ऐसे नंबर्स होंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 210 ऐसे नंबर्स होंगे जो 2000 और 3000 के बीच में आएंगे, और जहाँ पे रेपिटेशन अलाउड नहीं है, और जो सिर्फ 20 से लेकर 7 तक के डिजिट्स को यूज़ करके ही बनेंगे। वहाँ पे हम 8 और 9 को यूज़ नहीं करें, सिर्फ 0 से लेकर 7 तक यूज़ करें, और 2, 1, 2, 0 भी वो नंबर नहीं होगा क्योंकि रेपिटेशन भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे पास 210 ऐसे नंबर्स होंगे। नेक्स्ट वी हैव रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशंस। तो देखिए जैसा कि हमने इन दोनों क्वेश्चंस में देखा कि यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमें गिवन थी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो जब भी रिस्ट्रिक्शन होगी तो सबसे पहले आपने किस पे फोकस करना है, रिस्ट्रिक्शंस पे फोकस करना है, देन आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस देख लेते हैं यहाँ पे जो कॉमनली मिल जाती हैं क्वेश्चंस में। फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स विद डिजिट्स विद सम डिजिट्स एट फिक्स्ड पोजीशन,
तो यहाँ पे क्या बोल देगा, एक फिक्स पोजीशन दे दी कि जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में दिया कि यहाँ पे 2 ही होगा, उसने वहाँ स्पेसिफाई नहीं किया था लेकिन ऑलमोस्ट वैसा ही था। या वो क्या बोल देगा कि इवन नंबर्स आप फाइंड आउट करिए, ऑड नंबर्स फाइंड आउट करिए, ठीक है, कुछ भी आपको इस तरह से रिस्ट्रिक्शन दे देगा। तो नेक्स्ट, अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ईदर ऑलवेज अकर और नेवर अकर, कुछ बोल देगा ऑब्जेक्ट्स या तो कभी होंगे ही नहीं या हमेशा होंगे ही होंगे। जैसे अगर 15 प्लेयर्स हैं, उसमें से बोल दिया कि एक प्लेयर को आपने हमेशा लेना ही लेना है, इस पर्टिकुलर प्लेयर को हमेशा लेना ही लेना है, या एक प्लेयर है उसको हमें कभी भी नहीं इंक्लूड करना है टीम में, ठीक है। या इसी तरह से नंबर में हमने देखा था कि 2 को उसने बोला कि कभी भी नहीं लेना है, किसी भी नंबर में नहीं आना चाहिए। इसी तरह से वर्ड बिल्डिंग विद सम लेटर्स विद अ फिक्स्ड पोजीशन, अभी क्या बोल दिया कि अगर कोई भी वर्ड्स दे दिए, जैसे यहाँ सिंगापुर दिया था तो उसने बोला कि ई को आपने हमेशा लास्ट लेटर लेना ही लेना है, एज अ लास्ट लेटर लेना है। या एस हमेशा क्या होना चाहिए, 4 लेटर वर्ड बना रहे हैं आप, तो एस हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे होना ही होना चाहिए। इस तरह से वर्ड बिल्डिंग में भी कई बार रेस्ट्रिक्शंस दे देते हैं। या आपको कह दिया वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स हमेशा इकट्ठे आने चाहिए, ठीक है, कोई भी वॉवल्स हैं या कॉन्सोनेंट्स हैं वो बोल दिया हमेशा क्या आने चाहिए, इकट्ठे आने चाहिए। तो ये सब चीज़ों को आप कंसीडर करते हुए ही क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं इन्हीं रेस्ट्रिक्शंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस तो और फॉर्मूलाज भी जो हम यूज करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम इन विच अ पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर। अब ये फॉर्मूला आपका किसके लिए, जब हमें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को हमेशा लेना ही लेना है, मतलब इंक्लूड करना ही करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड बाय यूजिंग डिजिट्स 1 to 7 इफ 4 विल ऑलवेज बी देयर इन द नंबर। अगर हम बोले भी 4 तो हमेशा आएगा ही आएगा, ठीक है, 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4 या तो यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। तो या तो आपका नंबर बनेगा 4 1 2 3, या आपका नंबर बन जाएगा 1 4 2 3 6, या नंबर बन सकता है 4 1 2 7, या नंबर बन सकता है 1 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 आपका नंबर जो है, जो 4 डिजिट है वो हमेशा आएगा ही आएगा आपके नंबर में, ठीक है। कोई भी नंबर आप ऐसा नहीं बना सकते 4 के बिना, ठीक है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो 4 के बिना बन जाएगा। वो सब नंबर्स बताने हैं हमने जिसमें 4 हमेशा आएगा ही आएगा 4 डिजिट नंबर में, 4 डिजिट नंबर है, ठीक है, और उसमें 4 हमेशा आएगा ही आएगा। तो उसके लिए ये फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, r मल्टीप्लाइड बाय n-1 PR-1, ठीक है। तो इसे कंसेप्चुअली देखते हैं तो फॉर्मूला अगर नहीं भी याद रहता है तो भी आप इसे सॉल्व कर पाएँ। तो देखिए टोटल डिजिट्स आपके पास कितने हैं, 7 हैं। टोटल डिजिट्स कितने हैं, 7 हैं। 1 से लेकर 7 तक आपके पास क्या हैं, डिफरेंट डिजिट्स हैं। अब इसमें से आपको बोला गया है कि 4 को तो आपने हमेशा लेना ही लेना है। तो देखिए अब तो अगर n की वैल्यू 7 थी तो अब n की वैल्यू कितनी रह गई जिसे हमने हमेशा लेना ही लेना है, इसका मतलब वो तो बाहर हो गया, उसको तो हमने कंसीडर कर लिया कि ले ही रहे हैं। अब बाकी जो डिजिट्स हमने चूज करने हैं, ठीक है, बाकी जो डिजिट्स हमने चूज करने हैं 3 प्लेसेस पर, 4 तो हमने मान लिया कि इन चारों में से कहीं ना कहीं आएगा, या यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ, ठीक है। अब बाकी जो 3 डिजिट्स हैं, एक प्लेस पे तो 4 आ गया, बाकी 3 डिजिट्स के लिए भी तो हमें चूज करना है। अब बाकी 3 डिजिट्स के लिए टोटल ऑप्शंस कितनी अवेलेबल है हमारे पास, पहले अगर टोटल 7 थी तो अब 4 को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, एक ऑप्शन को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो टोटल अब हमारे पास कितनी ऑप्शंस है, 6 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, n में से एक को माइनस कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगर आपको बोल दिया जाता है कि 2 डिजिट्स हमेशा लेने ही लेने हैं, तब आप इसी फॉर्मूला को एज इट इज नहीं यूज कर लेंगे, तो आप n में से कितने माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे, ठीक है। तो अगर एक चीज को बोला है कि हाँ लेना ही लेना है तो 1 माइनस करें, अगर बोल दें कि 3 भी होना चाहिए नंबर में और 4 भी होना चाहिए तो हम कितने माइनस कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे। तो हमारे पास अब रिमेनिंग कितने बच जाएंगे जिसमें से हम चूज कर सकते हैं, 5 बच जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अब हम r में से 1 क्यों माइनस कर रहे हैं, देखिए जब भी हमें एक पर्टिकुलर चीज को लेना ही लेना है, इट मीन्स एक प्लेस तो हमने उससे क्या किया, फिक्स कर लिया। इन 4 प्लेसेस में से एक प्लेस पे तो 4 आएगा ही आएगा, इट मीन्स अब बाकी के पोजीशंस कितने हमें फिक्स करने हैं, 3 पोजीशंस फिक्स करने हैं, ठीक है। 3 पोजीशंस पे हमें डिजिट्स को फिक्स करना है, तो इसलिए हमने क्या किया, r में से भी 1 माइनस कर दिया, ठीक है। तो अगर 2 होगा तो 2 डिजिट्स को उन्होंने बोला फिक्स करने के लिए, तो आप r में से भी क्या कर देंगे, 2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब r से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, r से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब जो ये 4 है, जो हमने नंबर 4 लिया है,
तो ये 4 यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। किसी नंबर में यहाँ आएगा, किसी में यहाँ, किसी में यहाँ, किसी में यहाँ। ठीक है, तो ये इसके पास कितनी ऑप्शंस है, जगह कितनी जगहों पे ये जा सकता है, 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसके पास। तो इसलिए हमने क्या लगाया है, 4 लगाया है। ठीक है, तो जितना डिजिट नंबर होगा तो वही यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर 3 डिजिट नंबर आपको बोला जाता है, बनाने के लिए बोला जाता है, तो आर की वैल्यू 3 रहेगी। ठीक है, यहाँ पे 4 हमने जो डिजिट ली है उसकी वजह से यहाँ 4 नहीं ले रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हम 4 ले रहे हैं आर की वजह से, कितने पोजीशंस को हम देख रहे हैं। अगर 5 डिजिट नंबर बनाना है तो दैट डजेंट मैटर कि कौन से डिजिट को हमने फिक्स किया, हम आर क्या लेंगे, 5 लेंगे। ठीक है ना, यहाँ 5 आ जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए टोटल डिजिट्स हमारे पास कितने हैं, 7 हैं। टोटल डिजिट्स कितने हैं, 7 हैं। सो 4 जो है एक नंबर जो हमेशा आएगा ही आएगा। सो रिमेनिंग 3 डिजिट्स को अब हमने क्या करना है, फिल करना है। कितने डिजिट्स रिमेनिंग है, कितने नंबर्स हमारे पास हैं इन हैंड जिनकी हेल्प से हम फिल कर सकते हैं, 6 नंबर्स हैं। सो उसके लिए क्या आ जाएगा, 6p3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6p3 हो जाएगा। दैट इज 6 × 5 × 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 120। ठीक है, कितना हो गया, 120। अभी जो 4 नंबर है, ठीक है, जो 4 हम बोल रहे हैं कि हमेशा आना ही आना चाहिए, ये कितने प्लेसेस पे आ सकता है, 4 प्लेसेस पे आ सकता है। सो 4 प्लेसेस के लिए हमने इसे क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 120 को, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ गया, 480 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम अगर देखें डायरेक्ट फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो 4 × 6p3 आ जाएगा और वो क्या है आपका 480 है। ठीक है, तो दोनों में से आप किसी भी तरीके से चल सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद रहता है तो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करिए और आंसर कैलकुलेट कर लीजिए। अगर फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो इस तरह से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम इन विच अ पर्टिकुलर थिंग नेवर अकर्स। अभी प्रीवियस में हमने देखा था कि वो चीज़ को हमेशा आना ही आना है, और ये वाला कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका, जो ये था जिसमें हमने बोला था कि 2 को हमने कभी भी नहीं लेना है। ठीक है, वही एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो टोटल हमारे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, जो टोटल n की वैल्यू है, ठीक है, डिफरेंट अगर डिजिट्स अवेलेबल हैं, उसमें से हमने क्या बोला, इसको नहीं लेना। तो किसमें से माइनस होगा, सिर्फ n में से माइनस होगा। ठीक है, r में से माइनस नहीं करेंगे क्योंकि जो डिजिट्स को हमने फिल करना है, अगर 3 डिजिट नंबर बनाना है तो 3 डिजिट्स को तो हमने फिल करना ही है, 3 प्लेसेस को फिल करना ही करना है। आर में से नहीं हमने माइनस करना, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर रहे हैं किसी एक चीज़ को। अगर इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे चीज़ फिल भी हो रही थी, यहाँ पोजीशन फिल हो रही थी, इसलिए हम आर में से भी एक्सक्लूड कर रहे थे, आर में से भी माइनस कर रहे थे। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई भी पोजीशन फिल नहीं हो रहा है इससे एक्सक्लूड करने से, तो सिर्फ एन में से क्या होगा, माइनस होगा। अगर वो बोलेगा दो चीज़ों को एक्सक्लूड करना है तो हम एन में से कितना माइनस कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। How many different 3-letter words can be made by 5 vowels if vowel A will never be included? अभी 5 vowels में से वो बोला 3-letter words बनाने हैं आपने जिसमें A कभी भी नहीं इंक्लूड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमारे पास वर्ड्स हैं तो क्या बन सकते हैं, I O U बन सकता है, U A I नहीं बन सकता है ना, इसी तरह से E I E I ओ बन सकता है। तो ये डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं, लेकिन ये वाला नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एन में से क्या कर देंगे, 1 को माइनस कर देंगे। सो n-1 PR हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, 4PR, दैट इज 24 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको एक्सक्लूड करना है, किसी को भी एक्सक्लूड करना है तो सिर्फ n में से माइनस होगा। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर को एक्सक्लूड करना है तो n में से माइनस होगा, r में से नहीं होगा अगर एक्सक्लूड कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर को तो वो n में से भी माइनस हो जाएगा और r में से भी माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड। अभी तक हमने देखा था n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम परम्यूट कर रहे थे जब रेपिटेशन हमारा अलाउड नहीं था। ठीक है, उन केसेस में हमारा रेपिटेशन अलाउड नहीं था, चाहे हम सभी ऑब्जेक्ट्स को ले रहे थे या हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को ले रहे थे। ठीक है, लेकिन रेपिटेशन अलाउड नहीं था, कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी देखी। अब हम देख रहे हैं जब रेपिटेशन अलाउड है, इट मीन्स अगर हमारा कोई भी 3 डिजिट नंबर बनाना है तो हम 111 भी बना सकते हैं, 222 भी बना सकते हैं। अभी तक हम क्या बना पा रहे थे, नंबर 123, 321। ठीक है, इस तरह से नंबर बना पा रहे थे। हमारा ऐसा नहीं था कि हम हर प्लेस पे या
उस डिजिट को रिपीट कर सकते थे, ठीक है। तो हम चाहे उसे 2 बार रिपीट करें, चाहे 3 बार रिपीट करें, रेपिटेशन अब अलाउड है, पहले अलाउड नहीं था। तो अगर रेपिटेशन अलाउड होगा तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे स्टिल अभी हमारा डिसिमिलर थिंग्स है, ठीक है। अभी हमारी सिमिलर थिंग्स अभी भी नहीं है, वो हम नेक्स्ट देखेंगे सिमिलर थिंग्स वाला, ठीक है। अभी भी हमारी क्या है, चीज़ें जो हमें ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं वो क्या है, अभी भी डिसिमिलर है। तो जो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होंगे एन डिसिमिलर थिंग्स के लिए, जब हम आर ले रहे हैं रिपीटिशन के साथ, वो क्या हो जाएगा, एन रेज टू पावर आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन रेज टू पावर आर हो जाएगा। तो देखिए अगर हमारे पास है 3 डिजिट नंबर हमें बनाना है और डिजिट्स कौन कौन से हैं, 1 to 7 है और रेपिटेशन अलाउड है। तो n की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या है, 7 है और 3 डिजिट नंबर बनाना है तो r की वैल्यू क्या है, 3 है। सो दैट मीन्स 7 रेज टू पावर 3, इट मीन्स 7 इंटू 7 इंटू 7, दैट इज 343, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 343। अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं होता तो हमारे पास क्या होता, 7 इंटू 6 इंटू 5, तब क्या होता है आपके पास 7 इंटू 6 इंटू 5, दैट मीन्स 210 नंबर्स पॉसिबल थे। अगर इसी क्वेश्चन को हम देखें रेपिटेशन नॉट अलाउड तो वो क्या हो जाता, 7 इंटू 6 इंटू 5, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाता है, 210, ठीक है। तो अभी हम रेपिटेशन कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर्स कितने आ जाएंगे, 343 आ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। जब रिस्ट्रिक्शन हो तो वो डिक्रीज हो जाते हैं। अभी कितने हो जाएंगे, 343 नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारा नंबर 1 to 1 भी बन सकता है, 3 to 3 भी बन सकता है, 313 भी बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह से 661 भी बन सकता है। ये सब नंबर्स हमारे पॉसिबल हैं जो हमारे पहले नहीं बन सकते थे, ठीक है, जब रेपिटेशन नहीं अलाउड था। तो देखिए जब भी रेपिटेशन अलाउड होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, n रेज टू पावर r हो जाएगा। इसका मतलब हम हर पोजीशन पे हमारे पास जो ऑप्शंस है फिल करने की वो कितनी है, यहाँ पे भी हम 7 में से कोई भी डिजिट ले सकते हैं, यहाँ भी 7 में से कोई भी डिजिट ले सकते हैं और यहाँ भी 7 में से कोई भी डिजिट ले सकते हैं। अर्लियर ये क्या था, यहाँ पे 7 ऑप्शंस थी, जो यहाँ पे डिजिट चूज कर लिया उसको हम दोबारा नहीं ले सकते थे, इसलिए हम क्या लेते थे कि इसे फिल करने की कितनी ऑप्शंस रह जाती थी हमारे पास, 6, और फर्दर इसे फिल करने की कितनी ऑप्शंस रह जाती थी, 5। इसी तरह से आगे चलते चलते हमारी ऑप्शंस क्या होती रहती थी, कम होती रहती थी। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, जब रेपिटेशन अलाउड है तो हम यहाँ पे भी 7 से फिल कर सकते हैं, कोई भी डिजिट से, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये आपका परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड। जब रेपिटेशन अलाउड है तो आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, n रेज टू पावर r फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारे पास परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमारे वो डिफरेंट नहीं हैं, वो क्या है, सिमिलर हैं। तो देखिए उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। तो देखिए अगर हम एक वर्ड लेते हैं हैप्पी, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कितने टोटल लेटर्स हैं आपके पास, 5 लेटर्स हैं, कितने टोटल लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं। और देखिए p कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 2 फैक्टोरियल ले लेंगे, ठीक है। तो ये p क्या डिनोट करता है, अकरेंस डिनोट करता है, बेसिकली कितनी बार कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है, वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा। सो दैट इज 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एक और वर्ड ले लेते हैं, ये है हमारा एडिशन, तो यहाँ पे देखिए टोटल कितने लेटर्स हैं आपके पास, 8 लेटर्स हैं, तो क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल। इन टोटल लेटर्स को हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, तो 8 आ गया। अभी देखिए डी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 2 फैक्टोरियल, और साथ के साथ यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं आई भी रिपीट हो रहा है, तो अगेन क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो जितनी बार भी जो लेटर रिपीट हो रहा है तो वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे, 2 फैक्टोरियल, या 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो जितना भी अकरेंस रहेगा वो हमारा कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड देख लेते हैं, असैसिनेशन। इसको हमने अगर देखना है, इसे परम्यूट करना है, कितने तरीके रहेंगे, तो देखिए असैसिनेशन में अगर हम काउंट करें टोटल हमारे लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल आपके पास है 13 लेटर्स। तो हमने क्या लिखा, 13 फैक्टोरियल। अब देखिए अगर हम देखें रिपीट कौन कौन से लेटर्स कितनी बार हो रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से लेटर्स हो रहे हैं वो हमारा मैटर नहीं करता है, फॉर्मूला में उसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मैटर करेगा कितनी बार रिपीट हो रहा है एक पर्टिकुलर, ठीक है। तो देखिए एक बार रिपीट हुआ, फिर सेकंड टाइम आया, फिर 3 टाइम, ठीक है। ए कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो हमने क्या यूज़ किया, 3 फैक्टोरियल। इसी तरह से अगर हम एस देखें तो एस 1 2 3 एंड 4 टाइम्स आया तो 4 फैक्टोरियल।
इसी तरह से i आपका कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स तो 2 फैक्टोरियल, n कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस तरह से हमने बनाया यूज़ किया फॉर्मूला। तो देखिए 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। इसे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएंगी इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए। तो जब भी आपके ऑब्जेक्ट्स इस तरह से दिए हुए हैं कि वो सभी डिफरेंट नहीं हैं, तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल, और उससे ज़्यादा है तो r फैक्टोरियल। ठीक है, जितनी बार भी वो लेटर्स हमारे रिपीट हो रहे हैं वो आपके पास आ जाएंगे अलग अलग लेटर के लिए अलग अलग। ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट जो भी रिपीट हो रहे हैं उनके लिए सबके लिए अलग अलग आप स्पेसिफाई कर देंगे। नेक्स्ट वी हैव सर्कुलर परम्यूटेशन। Circular permutation is the total number of ways in which n distinct objects can be arranged around a fixed circle। तो अगर हमें बोला जाता है एक मीटिंग हो रही है, राउंड टेबल पर बैठे हैं कुछ मेंबर्स, ठीक है, तो उन्हें हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, तो वो किस में हो जाएगा, सर्कुलर परम्यूटेशन में हो जाएगा। तो उसमें हम जो भी फॉर्मूला लगाएंगे वो इसके वाला लगाएंगे। ठीक है, अगर राउंड द टेबल हमें कुछ मेंबर्स को अरेंज करना है, या आप लगा लीजिए कोई गार्लैंड बनाना है हमने, ठीक है, एक फूलों की माला बनानी है या एक नेकलेस बनाना है, तो उन सभी चीज़ों में कौन सा परम्यूटेशन यूज़ होगा, सर्कुलर परम्यूटेशन यूज़ होगा। ठीक है, अगर आगे फर्दर सर्कुलर परम्यूटेशन 2 टाइप्स का होता है। केस 1 में आपके पास आ जाता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर्स आर डिफरेंट। केस 2 में आ जाएगा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर्स आर सेम। अभी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ऑर्डर्स डिफरेंट कब होंगे, जब भी जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं, डिफरेंट है। ठीक है ना, अगर हमें मेंबर्स को अरेंज करना है तो वो क्या आएगा, हमेशा केस 1 में आएगा जब ऑर्डर्स क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में आपके पास क्या आ जाएगा, जैसे अगर हमें गार्लैंड बनाना है, क्या फूलों की माला बनानी है या नेकलेस बनाना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जर्नली जो यहाँ पे अगर नेकलेस बना रहे हैं, गार्लैंड बना रहे हैं, जो यहाँ पे जिस तरह से हमने फिल किया उसी तरह से हम यहाँ पे फिल करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्रीन कलर ली है यहाँ पे भी ग्रीन कलर लेंगे, इसी तरह से यहाँ ब्लू ली है तो यहाँ भी ब्लू, यहाँ पे रेड ली है यहाँ रेड, तो उसी अरेंजमेंट में रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे जितने भी हैं हमारे उन्हें तो हम परम्यूट करेंगे, लेकिन इन वो क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो देख लेते हैं फॉर्मूला, देख लेते हैं। देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर्स अगर डिफरेंट हैं, ठीक है, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला रहेगा n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या रहेगा, n-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो हमारा एक यहाँ पे है मेंबर्स हैं सपोज 5, तो एक को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने सिक्वेंशियल ऑर्डर में जब हम अरेंज कर रहे थे तब भी एक को फिक्स कर देते थे, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज हो जाती थी। ABC थे तो यहाँ पे ABC और ACB कर लिया, फिर B को ले आए, B को फिक्स किया, फिर CA, फिर BAC। अब लेकिन जब राउंड द टेबल हम फिक्स करेंगे तो ये यहाँ पे फिक्स हो गया। अब बाकी चीज़ों को हम क्या करेंगे, परम्यूट करेंगे, बाकी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। तो इसलिए ये क्या बन जाता है, अगर 5 लोगों को अरेंज करना है राउंड द टेबल, तो ये क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, -1 कर देंगे हमेशा जब भी हम इन्हें अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, और जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर्स सेम है, जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर्स सेम है, तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, Pn n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, या सिंपली 2 भी लिख देते हैं। ठीक है, तो इस केस में 2 से हमने क्यों डिवाइड कर दिया, क्योंकि अभी जो ये वाला है केस हमारा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अगर हम चलें तो वो क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसे डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए सभी फॉर्मूलाज एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, इन दैट केस इट विल बी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल। क्या बन जाएगा ये, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल। तो चाहे आप कुछ ऑब्जेक्ट्स को ले रहे हैं और चाहे आप सभी ऑब्जेक्ट्स को ले रहे हैं, तो आपका फॉर्मूला यही रहेगा। Set of objects when all the objects are not different, in that case the formula will be n factorial divided by p factorial into q factorial into r factorial। तो यहाँ पे डिफरेंट जो भी रिपीटेड वर्ड्स हैं, रिपीटेड लेटर्स हैं, उनकी अकरेंसेज आ जाएंगे, कितनी कितनी बार वो आ रहे हैं। नेक्स्ट सर्कुलर परम्यूटेशन, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल। और परम्यूटेशन ऑफ रिपीटेड थिंग्स का क्या फॉर्मूला है, n⁻r। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स अगर सिमिलर हैं, ठीक है, वो डिफरेंट नहीं है, उस केस में आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूलाज हैं टोटल परम्यूटेशन के, जिन्हें आपने याद रखना है।
ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप अगर ये फॉर्मूलाज आपको याद हैं तो इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वैसे भी अगर कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आपने समझ लिए हैं तो कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। द लेटर्स ऑफ द रोम टेकन ऑल एट अ टाइम कैन बी रिटन इन, कितने वेज में हम लिख सकते हैं? रोम क्या है? 4 लेटर्स हैं आपके पास यहाँ पे। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24 वेज हैं टोटल। Surya travels from Mumbai to Jammu in 7 different ways, but he is allowed to return to Mumbai by any way except the one he used earlier. In how many ways he complete his journey? ठीक है, वो कितने वेज में कंप्लीट कर सकता है? तो देखिए 7 वेज से वो जा सकता था और वापस कितने वेज से आ सकता है? 6 से आ सकता है। जो यहाँ पे यूज़ कर लिया वो वाला रास्ता वो यूज़ नहीं कर सकता। तो टोटल कितने वेज हो जाएंगे? 7 into 6 दैट इज 42 वेज। द फॉर्मूला फॉर परम्यूटेशन इज, फॉर्मूला क्या है परम्यूटेशन के लिए? n फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल इंटू n अपॉन आर माइनस n फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल, आर इन फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसे कैंसिल कर दीजिए क्योंकि फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सेम ही है। इन 3 में से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आर फैक्टोरियल कभी भी नहीं आता है न्यूमरेटर में, तो यहाँ पर अगर हम चेक करें फर्स्ट ऑप्शन हमारे सही है। तो ये आपका फॉर्मूला है परम्यूटेशन का। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड कैलकटा? तो अगर हमें कैलकटा एक वर्ड दिया गया, इसको अरेंज करना है तो कैसे कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने हैं हमारे पास? 8 फैक्टोरियल। अभी यहाँ पे क्या क्या रिपीट हो रहा है? देखिए सी भी रिपीट हो रहा है, ए भी रिपीट हो रहा है, टी भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, यू नहीं है और एल नहीं है, तो हमारे पास क्या आ गया? 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करके आपकी इनमें से कोई एक ऑप्शन आ जाएगी। हाउ मेनी डिफरेंट परम्यूटेशंस कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन? तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल आप ऑब्जेक्ट्स कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल एन की वैल्यू क्या है, एंड देन जितना भी पी फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल है, ये फॉर्मूला यूज़ करके इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। In how many ways 6 children can be arranged in a line such that 2 particular children of them are always together and 2 particular children of them are never together? तो देखिए 6 बच्चे हमारे पास हैं जिसमें से हमें क्या करना है? 2 बच्चे हमेशा क्या रहेंगे? इकट्ठे रहेंगे। ठीक है, तो ये 2 बच्चे यहाँ पे आ गए 1 2, ठीक है, और बाकी के क्या हैं? 4 बच्चे और हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कंसीडर करेंगे? 1 2 3 4 5, इन 2 बच्चों को क्या कंसीडर कर रहे हैं? 1 कंसीडर कर रहे हैं। तो टोटल इन्हें अरेंज करने के कितने वेज हो गए? अगर इन्हें 1 कंसीडर करें 5। अब इन 2 बच्चों को भी हम क्या कर सकते हैं? आपस में इनकी पोजीशन क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 फैक्टोरियल लिख देते हैं, 2 इंटू 120। तो टोटल वेज कितने हो गए? 240। ठीक है, टोटल वेज कितने हो गए? 240। जब ये 2 बच्चे हमेशा क्या होंगे? इकट्ठे होंगे। जब ये 2 बच्चे हमेशा इकट्ठे होंगे वो कितने आ गए? 240। अभी हम क्या देख रहे हैं कि जब वो इकट्ठे नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि कभी भी वो इकट्ठे नहीं होंगे, ऐसे वेज हम कैलकुलेट करें। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे? टोटल वेज जो 6 चिल्ड्रन को अरेंज करने के हैं वो ले लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे ऑलवेज टुगेदर वाला केस। तो 6 फैक्टोरियल है जब वो बच्चे हम टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल रहे हैं उन्हें अरेंज करने के। ठीक है, तो उसमें से 240 अगर हम माइनस कर दें जब वो हमेशा इकट्ठे हैं तो क्या आ जाएंगे? जब वो कभी भी इकट्ठे नहीं है, तो ये क्या आ गया? 480। ठीक है, तो 480 आपका आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन का, जिसमें वो 2 बच्चे कभी भी इकट्ठे नहीं हैं। तो इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं आप कि 2 बच्चों को हमेशा इकट्ठा बैठना है तो उन्हें हमें 1 कंसीडर करेंगे, तो 5 हो गए टोटल। अब तो 5 फैक्टोरियल वेज हैं, 120 हो जाएगा। अभी 2 बच्चों को जो लाइन में इकट्ठा बैठ रहे हैं उन्हें भी हम आगे फर्दर अरेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल वेज हो गए। सो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 इट विल बी 200 टोटल वेज हो गए उन्हें अरेंज करने के। ठीक है, अगर वो 2 बच्चे इकट्ठा बैठना चाहते हैं, और 720 टोटल वेज हैं जब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पास, और 240 वो हो गए जब वो इकट्ठा बैठना चाहते हैं, और 480 टोटल वेज हो गए जब वो दोनों इकट्ठा नहीं बैठेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangements are possible? अभी देखिए टोटल कितने लोग हैं हमारे पास? 5 + 4 9 लोग हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं? 9 लोग हैं। अब इसमें से हमें क्या करना है कि वुमेन को किस पे बिठाना है? इवन प्लेसेस पे बिठाना है।
ठीक है, तो यहाँ पे वुमेन बैठेगी, देन थर्ड पोजीशन, फोर्थ पे वुमेन बैठेगी, 5 6th पोजीशन पे वुमेन हो सकती है, देन 7, देन 8th पोजीशन पे हो सकती है, एंड देन 9। ठीक है, वुमेन की कौन सी पोजीशंस पे हो सकती हैं? इवन प्लेसेस पे हो सकती हैं सिर्फ। ठीक है, तो इवन प्लेसेस कितने हैं? 4 प्लेसेस हैं और 4 ही वुमेन है। ठीक है, तो 4 वुमेन है, 4 ही प्लेसेस हैं, तो कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल वेज हो गए हमारे पास। अब देखिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 5 ही हमारे पास पोजीशंस हैं और 5 ही क्या है? मेन है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 4 वुमेन को प्लेस करने के हैं 24 वेज और 5 मेन को प्लेस करने के हैं 120 वेज। तो टोटल कितने हो गए? 24 इंटू 120। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? 2880। Next we have find the number of ways in which 12 different flowers can be arranged to form a garland। ठीक है, तो अभी हमें गार्लैंड बनाना है, तो 12 डिफरेंट फ्लावर्स हैं हमारे पास, तो क्या बन जाएगा? 12 माइनस 1 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो क्या बन जाएगा आपके पास? 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। करेक्ट जो हमारा नंबर ऑफ वेज हैं इसे अरेंज करने के। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास? 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट वी हैव कॉम्बिनेशंस। सो कॉम्बिनेशंस के लिए हमारा क्या फॉर्मूला रहेगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो देखिए अभी तक जो हमने फॉर्मूलाज देखे वो परम्यूटेशन के थे। परम्यूटेशन में हमारा क्या था? ऑर्डर मैटर करता था, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन कॉम्बिनेशन में हमारे को अरेंज करने हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। देखिए परम्यूटेशन में भी हम अरेंज कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन में भी अरेंज कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ऑर्डर हमारा मैटर नहीं करता है, तो हम उन्हें क्या मानेंगे? सिमिलर ही मानेंगे। ठीक है, एक्स वाई और वाई एक्स को हम क्या मानते हैं? सिमिलर मानते हैं। इसमें हमारा ये क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे परम्यूटेशन में ये दोनों डिफरेंट कंसीडर करते हैं हम, लेकिन कॉम्बिनेशन में हमें सिर्फ उनके कॉम्बिनेशंस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, उन्हें फर्दर अरेंज नहीं करना है, उनकी जो पोजीशंस है वो मैटर नहीं करती हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला रहेगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो देखिए अगर कुछ इस तरह से कॉम्प्यूटेशंस आ जाती हैं, इन्हें हम इजीली कैसे कर सकते हैं? फटाफट से एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं क्वेश्चंस, तो हमें क्या होता है? टाइम अपना सेव करना होता है। तो देखिए 10c3 को हम क्या लिख सकते हैं? 10c7 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्रेटर है तो उसे हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? 10c3 कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर 15c11 दिया हुआ है तो कंप्यूट करना चाह रहे हैं तो हम उसे 15c4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? बेसिकली NCR को हम लिख सकते हैं NCR माइनस N माइनस R, NCN माइनस R। ठीक है, तो NCR अगर हमें गिवन है तो हम उसे किसके इक्वलेंट लिख सकते हैं? NCN माइनस R के इक्वल। ठीक है, तो अगर 10c3 है तो हम इसे किसके इक्वल लिख सकते हैं? 10c7 के इक्वल लिख सकते हैं। तो देखिए अगर हमें 10c1 कंप्यूट करना है तो ये क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, तो जितना भी यहाँ पे है उतना हम इसे एक्सपैंड कर लेते हैं। जितना भी यहाँ नंबर दिया हुआ है उतना हम इस वाले फैक्टोरियल को, इस नंबर के फैक्टोरियल को एक्सपैंड कर लेते हैं। तो अगर 10c1 दिया है तो हमारा क्या आ गया? 10 आ जाएगा। इसी तरह से अगर 10c2 दिया हुआ होगा तो आप कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल हो जाता है। ठीक है, 2 फैक्टोरियल 2 ही आ जाएगा तो 2 लिख देंगे। और इसी तरह से अगर 10c3 हमने कंप्यूट करना है तो वो क्या आ जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8। ठीक है, 10 इंटू 9 इंटू 8, जितना यहाँ नंबर दिया है उतना ही हम एक्सपैंड कर लेंगे डिवाइडेड बाय जो भी ये नंबर है उसका फैक्टोरियल। सो 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ से हम फिर कंप्यूट करके इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी नंबर आपका दिया हुआ है R, जो भी वैल्यू है उतना ही हम उसे एक्सपैंड कर लेते हैं। ठीक है, जो अगर हम फॉर्मूला से देखेंगे तो भी वही चीज़ आएगी हमारी। 10c10 अगर हम देखें तो वो क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, 10c10 क्या आ जाएगा? 1। देखिए 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल एंड 10 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कट गया, 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो ये क्या आ गया? 1 आ गया। इसी तरह से 10c0 भी क्या आ जाएगा? 10c10 के इक्वल ही है तो वो 10c0 भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से कैसे हम कंप्यूट करने हैं ये हमें पता रहना चाहिए ताकि कभी भी एग्जाम में आए तो हम क्विकली आंसर कर पाएँ। तो देखिए अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये दो अगर क्वेश्चंस हमारे सामने है, कहाँ हमें परम्यूटेशन लगाना है और कहाँ हमें कॉम्बिनेशन लगाना है। सो अ कोच मस्ट चूज 5 स्टार्टर्स फ्रॉम अ टीम ऑफ 12 प्लेयर्स। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द कोच चूज द स्टार्टर्स?
ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये है। और सेकंड है, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द कोच सेलेक्ट द फर्स्ट स्टार, सेकंड स्टार एंड थर्ड स्टार ऑफ द गेम। तो अब आप देखिए कहाँ पे परम्यूटेशन लगाना है और कहाँ कॉम्बिनेशन लगाना है। कैसे पता चलेगा आपको कहाँ ऑर्डर मैटर कर रहा है? अगर तो उसने कुछ स्पेसिफिक डेजिग्नेशन दे दिया, कोई रोल दे दिया, इस तरह से दे दिया, रैंक दे दिया, तब आप क्या लगाएंगे? परम्यूटेशन लगाएंगे। उस केस में आप क्या लगाएंगे? परम्यूटेशन लगाएंगे। और जहाँ कुछ मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ स्टार्टर्स फाइंड आउट करने हैं, उन्हें अरेंज करना है, ठीक है ना, चूज करना है, तो कोई ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ हम क्या लगाएंगे? परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि फर्स्ट स्टार, सेकंड स्टार और थर्ड स्टार बोल दिया, ठीक है। तो अभी जो भी फर्स्ट स्टार होगा वो अपनी पोजीशन सेकंड स्टार को नहीं देगा, तो हम ए बी सी अगर है तो बी ए सी उसे डिफरेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टार अगर ए है तो ए रहेगा, बी है तो बी है, और सी है तो सी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ए बी सी, बी ए सी, सी ए बी वो सारे एक ही कंसीडर होंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या यूज़ होगा? परम्यूटेशन यूज़ होगा, और फर्स्ट वाले केस में क्या यूज़ होगा? कॉम्बिनेशन यूज़ होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने चेक करना है कौन से क्वेश्चन में क्या यूज़ होगा, अकॉर्डिंगली आपने प्रोसीड करते हुए फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड देन सॉल्व करना है। तो एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। अ क्लब हैज़ 9 मेंबर्स, इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमिटी ऑफ 3 बी चूजन फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ दिस क्लब। तो अब आपने देखना है कि 9 मेंबर्स हैं टोटल, उसमें से 3 को चूज़ करना है। कोई रैंकिंग नहीं है कि कोई प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, इस तरह से, तो सेक्रेटरी है ना, तो यहाँ पे कोई हमें रैंकिंग नहीं दी हुई है, तो क्या ऑर्डर मैटर करेगा? नहीं, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। वी विल जस्ट अप्लाई 9C3, ठीक है। कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा यहाँ पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 9C3, इसे कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा? 84। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल आ गया। तो 9 इंटू 7 8 इंटू 7 एंड देन वी हैव 3 फैक्टोरियल, सो 3 इंटू 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 12, 12 7 ज़ा 84। From 20 raffle tickets in a hat, 4 tickets are to be chosen at random. The holders of winning tickets are to be awarded free trips to the Bahamas. In how many ways can the 4 winners be chosen? तो देखिए 20 टिकट्स हैं जिसमें से 4 चूज़ करनी है। अब हमारे को ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ कि अगर फर्स्ट जो विनर आएगा उसको हम अलग चीज़ दे रहे हैं, सेकंड को अलग दे रहे हैं, थर्ड को अलग दे रहे हैं, फोर्थ को अलग दे रहे हैं, ऐसा नहीं कहा। वो क्या दे रहे हैं? सभी को फ्री ट्रिप दे रहे हैं बहामास का, ठीक है ना। अलग अलग को अलग अलग चीज़ नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग जो भी पोजीशंस आएंगी उन्हें अलग दे रहे हैं। फिर हम क्या अप्लाई करते हैं? परम्यूटेशन से अप्लाई करते हैं। अभी क्या है, रैंडमली हमें 4 टिकट्स निकालनी है और सबको हमने एक ही चीज़ देनी है, तो हम क्या लगाएंगे? कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 20C4, दैट इज 4845, दैट इज 4845। नेक्स्ट इसी तरह से देयर आर 14 जूनियर्स एंड 3 seniors in the service club. The club is to send 4 representatives to the state conference. How many different ways are there to select a group of 4 students to attend the conference? अब यहाँ पे क्या है? 14 जूनियर्स और 3 सीनियर्स हैं, दैट मीन्स टोटल कितने हैं हमारे पास? 17 लोग हैं, जिसमें से हमें क्या चूज़ करना है? 4 स्टूडेंट्स चूज़ करने हैं, ठीक है। 14 + 3 टोटल 17 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 4 स्टूडेंट्स हमें क्या करने हैं? चूज़ करने हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें अलग अलग रैंकिंग के साथ हमें चूज़ करना है, सिंपली हमने क्या करना है? 4 स्टूडेंट्स को चूज़ करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? कॉम्बिनेशंस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 17C4, जिसका आंसर आपका आ जाएगा 2380। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। See you soon in the next video, and don't forget to subscribe the channel for more upcoming videos.